नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर सिर्फ 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। तो इस वक्त लोकल न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले जो राजनीतिक पार्टियां उनके नाम सामने आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या चाहे एमआईएम हो। इन सारे जो नेता हैं, इन सारे लोगों के बीच जो आपसी जो बातें होती हैं या ज़ोरदार जो प्रहार होते हैं वो सामने आते हैं। इसी सिलसिले में जो एमआईएम के प्रमुख है, जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन की आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी माहौल है और वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। आज चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और हालांकि इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में जो एमआईएम के प्रमुख हैं वो असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र गए थे। उन्होंने वहां पर चुनावी प्रचार भी किया। हालांकि कई दिन से वो वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। हालांकि जो उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी कई बार महाराष्ट्र जा चुके हैं और उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। और इसी कड़ी में जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी कांग्रेस हैं चाहे भाजपा है, वो वहां पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो या भाजपा के जो दूसरे नेता हैं योगी आदित्यनाथ हो या जो बाकी जो नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो भी वहां पर जाकर चुनावी प्रचार करें। और इसी कड़ी में कल एमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने धूले में एक चुनावी सभा की थी। इसी दौरान उन्होंने चुनावी सभा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर जोरदार हमला बोला था। और उन्होंने कहा था कि योगी जी यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा कि जो योगी जी हैं वो हमेशा एक नारा देते हैं कि बटेंगे तो घटेंगे। अब वहीं पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो ये नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं पर उन्हीं के प्रदेश में और उन्हीं का एक प्रदेश में एक ज़िला है झांसी, वहाँ पर 10 नवजात बच्चों की मौत होगी, लेकिन उनको वहाँ पर जाने का टाइम ही नहीं है। और हालांकि नाज़रीन आपको बता दें कि उसी दिन, जिस दिन झांसी में जो न्यूबॉर्न बेबी की जो डेथ हुई थी, वहाँ पर जलने की वजह से वहाँ पर कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर एक चुनावी रैली भी की थी यासिर। और इसी कड़ी में बाकी जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने उन पर हमला भी बोला था कि जो है एक तरफ झांसी में नवजात बच्चों की हाँ वो उनकी जो है मौत हो जाती है जलने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर शासन प्रशासन किसी भी तरह से उनको अच्छा नहीं देख रहा है और वहाँ पर जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। और दूसरी कड़ी में उसी वक्त देखा जाए यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ कानपुर में एक चुनावी सभा करते हैं, रैली निकालते हैं और इस वक्त उनको ऐसा देखा जाता है कि उन्हें किसी बात का दुख ही नहीं है। जिस तरह से वो चुनावी रैली करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, लोगों का संबोधन करते हैं, उनकी रैली में हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के जो मुद्दे हैं वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पे वो कर रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे बाईपोल के लिए जी, वो वहाँ गए नहीं। इससे पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं देश में कि कुछ ऐसी अगर घटना हो गई है तो अब जो और लीडर, जो समझदार लीडर होते हैं वो दिन प्रचार करते ही नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि गुजरात में मोरबी हादसा जब हुआ था पुल वाला, तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ प्रचार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। लेकिन बीजेपी में अभी ये चीज़ें नहीं है। बीजेपी का माइंडसेट पता नहीं क्या है, वो चाहे कुछ भी हो रहा हो देश में, कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, वो लोग अपना प्रचार जारी रखते हैं। और जिस तरह आपने बोला कि योगी जी वहाँ गए नहीं, वहीं वहाँ जो यूपी के वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, डिप्टी सीएम, वो जाने वाले थे, तो उनके लिए मतलब वहाँ पे तैयारियां चल रही थी, लाइक रेड कारपेट टाइप ऐसा हो रहा था। तो ये चीज़ें इस देश में या उस राज्य में, उत्तर प्रदेश में कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ऐसी चीज़ें होती रही। वही ओवैसी की अगर आपने बात की तो ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र आते हैं, बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन वहाँ नहीं गए, बच्चों की माँ से नहीं मिले और महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि यहाँ के एक बीजेपी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम कब्रिस्तान को तोड़ देंगे।
तो उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब ने कि अगर आप कब्रिस्तान तोड़ोगे, जब आप कब्रिस्तान में मरे हुओं को नहीं छोड़ रहे हो तो जो जिंदा है उनको कैसे छोड़ोगे। जी। और जिस तरह से आपने बात कही कि इस वक्त जो है चुनावी माहौल है देश में महाराष्ट्र की 288 सीटों पे इलेक्शन होने हैं 20 तारीख को, आज खत्म हो जाएगा प्रचार, आज ही उनके पास टाइम है, चाहे वो जो भी पार्टी हो, अपोजिशन में हो या फिर वहाँ पे जो उनका गठबंधन महायुति उसमें हो, हर एक इंसान सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे जो है प्रचार करें। और जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से प्रचार में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, वो देख करके कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम बात करें कि हम कोई बहुत ही अच्छे लीडर्स को अगर सुनने की कोशिश करते हैं कभी, तो वो भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बोल देता है जिससे कि बात यही सामने आती है कि भाई हैं सब एक ही जैसे, क्योंकि आप उन पे हमला करोगे वो आप पे हमला करेंगे और वो ज़बानी जंग काफ़ी लंबी चलती रही। जिस तरह से बटोगे कटोगे एक नारा दिया गया था, उसके बाद फिर वहाँ पे यूज़ किया गया वो हरियाणा में, अब वो बीजेपी का एक स्लोगन बन गया। हालांकि बीजेपी के ही महाराष्ट्र के कुछ लीडर्स है जो कहते हैं कि नहीं हम इस नारे के समर्थन में नहीं हैं, महायुति के जो लीडर्स है वो कहते हैं हम इस नारे के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। वहीं इस बीच एक खबर ये भी है कि हाइड्रा ने आज जो है एक और जो वो क्या बोलते हैं हैदराबाद में जो है उस पर वो चलाया, बुलडोज़र चलाया है, और वहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो वो था निर्माण था, जो कॉलोनी थी, ये जो है कहीं ना कहीं वैध नहीं थी, और इस बीच वहाँ पे वो शांति से सब खत्म हो, इसलिए वहाँ पे पुलिस का भी प्रबंधन किया गया है ताकि यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट या कोई इस तरह की चीज़ें ना उपयोग में लाई जा सके। और जिस तरह से इस वक्त हाइड्रा का काम चल रहा है, हाइड्रा कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को करता रहता है, और जब बात तेलंगाना की आती है, हैदराबाद की आती है कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लोकल में यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पे हाइड्रा का लोगों में खौफ बन गया है। और वो जो क्या बोलते हैं वो एक कॉलोनी है उसमें वो गिराया गया अमीनपुर में, तो उसमें बोला गया है कि अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी थी जिसको वहाँ पे गिरा दिया गया है। आज जो हाइड्रा का बुलडोजर चला है तो वो कॉलोनी को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। वहीं इस बीच अगर हम बात करें इसमें क्या बोलते हैं अभी जिस तरह से हाइड्रा का काम चल रहा है यहाँ पे, इस पे अभी अकबरुद्दीन ओवैसी की भी एक वीडियो वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था, लोगों से मिले थे जा करके और कहा था कि भाई आपने हमें यहाँ पहुँचाया है तो हम जब तक हैं तब तक आपके घरों को नुकसान नहीं होगा। अब इसमें यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, हाइड्रा का उपयोग कर रही है, वो मतलब उसकी वजह से जो है वो क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिनों पहले जो है जो उसमें होते रोड साइड वो होते फुटपाथ, उस पर कुछ लोग दुकानें बना लेते हैं, तो उसको गिराया गया था। तो हाइड्रा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसमें बात फिर यही आती है कि अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में बीजेपी का कहना है कि आप मतलब यहाँ पे तेलंगाना में गवर्नमेंट में हैं और तेलंगाना में आपने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, तेलंगाना में आपने ये नहीं किया, तेलंगाना में आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का असर देश की पॉलिटिक्स पे पड़ता है, चाहे वो हैदराबाद हो या फिर यहाँ का और भी कोई डिस्ट्रिक्ट हो। वहाँ पे अगर कोई होगा इस तरह का, तो अगर यहाँ पे कांग्रेस की वो बात करें तो कांग्रेस जहाँ जहाँ भी है सत्ता में, वहाँ अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उसको एक बड़ी न्यूज़ के तौर पे दिखा दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन राज्यों में अगर कुछ होता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं, अमित शाह क्यों नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री नाइजीरिया जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे, 8 साल के बच्चे गोली मार देते हैं, एक ही सेफ हैं, मतलब वो कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन आप मणिपुर जाइए, मणिपुर में लोगों से मिलिए और मणिपुर में लोगों से मिल करके जो और चीज़ें हैं उनको ख़त्म कीजिए। मणिपुर में लोगों से मिल करके आप सिर्फ बैठ के यहाँ पे बयान देते हैं और बयान देने से कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और वैसे भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो महाराष्ट्र में आज काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। और इस बीच महायुति से जो वो आता है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एमवीए में कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है एमवीए में चीज़ें सही हो गई हैं। और अब जब 20 तारीख को इलेक्शन होगा और 23 को रिजल्ट आएगा
तो उसमें चीज़ें सामने आ जाएं। जी, आपने तेलंगाना का जिक्र किया यासिर कि तेलंगाना को लेकर जो तेलंगाना में चीज़ें चल रही चाहे हाइड्रा हो या जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे तेलंगाना में उसको लेकर महाराष्ट्र में जो है भाजपा उसको भुनाने की कोशिश करी। भाजपा ने कुछ टाइम पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था कि जो कांग्रेस है और जो कांग्रेस के नेता हैं वो उन्होंने कहा कि उनकी जो है ईसी से हम लोग शिकायत करेंगे और ईसी को बोलेंगे कि इनको फटकार लगाए, क्योंकि वो जो तेलंगाना में उन्होंने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं यहाँ पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में लेकर। लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने भाजपा जो कांग्रेस है उन पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस जो है वहाँ पर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रही है, इसी को लेकर इसी उनको फटकार लगाए। और यहीं पर अगर बात करें, आपने सीएम फेस की बात की, महायुति की बात की, महायुति में जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को एक साफ तौर पर बोला है कि हम जो है सीएम फेस नहीं है, और सीएम फेस नहीं है इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही 2 दिन आई थिंक 2 दिन या 3 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला था कि मैं जो है सीएम फेस नहीं हूं। लेकिन ऐसा लगता है यासिर कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस है उनकी तो बात अलग कर देते हैं, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं उनको जिस तरह से विपक्षी नेता बोलते हैं कि इनकी जो है महायुति में इज्जत नहीं है, विपक्षी नेताओं का कहना है। और वहीं पर जो दूसरे नेता हैं वो भी इसी तरह से बात करते हैं। और ऐसा लगता है जो जिस तरीके से शिंदे ने जो हाथ पीछे खींचे हैं ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शिंदे पर जो है भाजपा को भरोसा नहीं रहा है। देखिए, जिस तरह से शिंदे अपनी पार्टी छोड़ करके आए बीजेपी के साथ, और तो कहीं ना कहीं ये भी डर लगता है ना कि अगर ये जीत गए हम इनको सीएम फेस का दे देंगे पहले ही, और फिर ये कहीं चले गए तो, क्योंकि वो भी दूध के धुले नहीं है ना, जी 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 हैं तो वो भी पॉलिटिशियन। और जिस तरह से वो एक पार्टी ने उनको इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा, उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा और फिर दूसरी पार्टी में, मतलब उसी पार्टी को अपनी एक बनाई पार्टी, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से अलायंस किया और फिर वो चीफ मिनिस्टर बने आज। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अब चुनाव हो रहा है, तो इतनी जल्दी बीजेपी इतने क्या बोलते हैं, इतनी ईजिली काम नहीं करती है। वो भी बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करती है। जिस तरह से वो काम करती है वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसने क्या कर दिया है। अब जिस तरह से वहाँ पे बोला जा रहा है कि अब वहीं आप देखिए, जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने सीएम फेस का ऐलान पहले कर दिया था। जी। क्योंकि उन पे उन्हें भरोसा है, वो बीजेपी में ही थे। यहाँ पे उन्हें भरोसा नहीं, इस वजह से वो ऐलान नहीं कर रहे। और जिस तरह से हम बात करें उसकी, जो वहाँ पे दूसरा गठबंधन एमवीए में अभी सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एमवीए में ये बातें चलती रहती है कि जो ज़्यादा सीटें लेके आएगा वही दल सीएम पद के लिए दावेदार है। अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे हैं और क्या बोलते हैं सुप्रिया सूले हैं और नाना पटोले, इन्हीं के बीच इर्द गिर्द वो सीएम फेस को लेकर के जो चीज़ें वो घूम रही हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक या फिर महायुति की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हमारा सीएम फेस कौन होगा। जी, आपने मणिपुर का जो जिक्र किया था कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने जाकर बोला था कि कल महाराष्ट्र के धुले में कि नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते हैं। हालांकि मणिपुर के बारे में बता दें, कुछ वक्त पहले आए थे 2023 में, वहां पर एक हिंसा फैली थी। वहां पर मैतई और कुकी जो 2 समुदाय हैं उनके बीच जो हिंसा फैली थी, उसमें एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया था और उस वक्त बहुत ही हंगामा बरपा था पूरे देश में। और वो जब वीडियो हिंसा हुई थी उसके काफ़ी दिन के बाद 68 या 78 डेज के बाद वो वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद वहाँ पर पता चला था कि मणिपुर में महिलाओं के साथ और जो दूसरे समुदाय हैं उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो सरकार थी वहाँ पर इंटरनेट उन्होंने बैन कर दिया था ताकि यहाँ की खबर बाहर नहीं जा सके, और इसी को देखते हुए आज भी वो हिंसा फैली हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर सामने आई थी कि वहाँ पर कुछ लोग थे, उनको वो कहीं मिल नहीं रहे थे, उनका शायद अपहरण कर लिया गया था या उनको गायब कर दिया गया था। और वहीं पर कुछ दिन पहले 2 दिन या 3 दिन पहले 3 बच्चों और 3 महिलाओं की वहाँ पर डेड बॉडी मिली है और उसी को लेकर अभी भी हंगामा लोग कर रहे हैं, हिंसा फैली हुई है। और इसी को लेकर जो वहाँ पर नेशनल पीपुल्स पार्टी है उन्होंने जो एन बीरेन है उनसे समर्थन वापस ले लिया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि 3 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें और आगे बढ़ी। वही मणिपुर में जारी हिंसा ने 15 नवंबर को रात फिर एक बार जोर पकड़ लिया। कुछ लोगों ने सीएम के दामाद और कुछ एमएलएस के घरों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद फिर ये घटना और बढ़ गई और वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया।
उस कर्फ्यू के बाद आज फिर एनपीपी ने समर्थन अपना वापस ले लिया। इसके बाद फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में वहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पे चर्चा होगी। वहीं अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी वहाँ पे उसको लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जिस तरह से आप और किसी स्टेट की बात करें तो वहाँ पे अगर कुछ इस तरह की घटना होती है तो क्या बोलते हैं, बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जी। लेकिन मणिपुर में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अब नहीं हो रही हैं, 1.5 साल से चीज़ें चलती आ रही हैं, 1.5 साल हो गया इन घटनाओं को होते हुए, लेकिन इस पे कोई कुछ नहीं बोलता है। इस पे अगर बोला जाता है तो फिर जो केंद्र सरकार उसकी तरफ से बोला जाता है कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि अभी सामने नहीं आए हैं और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हर एक छोटी बात को ऐसे निकाल करके उस पर राजनीति करती है जो जिस पे नहीं करनी चाहिए। अभी जिस तरह से झांसी का केस आपने बताया, अभी यूपी में जो हुआ था, झांसी वाले जो इंसिडेंट हुआ उस पर भी राजनीति हो सकती थी, लेकिन अपोजिशन ने उस तरह से उस चीज़ को नहीं लिया। ठीक है, वो एक दर्दनाक घटना हुई है, उसके बाद सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है वहाँ पे जा करके, उनकी फैमिली को मीडिया के थ्रू या जिस भी तरह किया जाए। तो बीजेपी के अंदर अभी ये चीज़ें नहीं आई हैं। बीजेपी उन चीज़ों पे राजनीति करती है जो उसके राज में ना हो। अभी जिस तरह से मणिपुर में चीज़ें चल रही, अभी जो खबर आ रही वो ये कि दूसरे दिन भी मणिपुर में एक बार फिर तनाव हुआ और हिंसा हुई। उग्र भीड़ ने इम्फाल में बीजेपी विधायक के घर पर तोड़फोड़ की। एक दिन पहले शनिवार को भी उग्र भीड़ मतलब जो है वो उतर आई थी हिंसा पर, और कई विधायक समेत मंत्रियों के घरों को तोड़फोड़ किया था, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। राज्य के 6 जो ऐसे जिले हैं जहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और ये जो घटना शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी कुकी समुदाय वगैरह, और वहाँ पे जो समुदाय हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं कुकी, मतई और नागा, जो अपने आप को जनजाति में लेना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भी एक जनजाति के हिसाब से लिया जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें और बढ़ रही हैं, और चीज़ें बढ़ने की वजह से वहाँ पे इंटरनेट बैन हो रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे हर रोज़ कहीं ना कहीं रोड पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आग लग जाती है, आग लगाई जाती है, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, इंटरनेट बैन हो जाते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ों को लेकर के ये चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और इस पे केंद्र सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पिछली बार भी जब ये मुद्दा उठाया गया था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की थी। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन, वो वहाँ आए थे दिल्ली, उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग के बाद फिर वहाँ पे जाके चीज़ें जो है वो सही नहीं हुई। लेकिन अब फिर बार बार ये चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो केंद्र सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, और जब तक केंद्र सरकार एक्शन नहीं लेगी तब तक वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मणिपुर की वजह से दबी हुई। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है, या और जो देश की क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे को उठाती हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी क्या बोलते हैं मुसीबत बनता जा रहा है, हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे सत्ता में है, बीजेपी, एन बीरेन चीफ मिनिस्टर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हमारी सत्ता है, हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, हमारी वजह से ही हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब वहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता जो वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो कह रही कि हम गवर्नमेंट के हिसाब से वो नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ये मतलब होता नहीं कि गले की हड्डी बन जाती है कि हम करें तो क्या करें। अब इसी चक्कर में मीटिंग करते हैं, मीटिंग से कोई वो निकलता नहीं समाधान, तो अब क्या किया जाएगा। तो इसको लेकर के आज फिर मीटिंग होगी। अब आज जो मीटिंग होगी अमित शाह के साथ, उसमें देखना है वो किन चीज़ों पे बात करते हैं, क्या फैसले लेते हैं, या फिर वहाँ पे जो ऐसे हुई पिछली मीटिंग जो हुई थी उसमें वहाँ पे फोर्सेस को बढ़ा दिया गया। तो जब वहाँ पे फोर्सेस को बढ़ाया गया तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खुद ही बोला कि ये इतनी फोर्सेस हमें नहीं चाहिए, इन फोर्सेस को आप वापस ले लीजिए। और वहाँ के लोगों का भी यही कहना था कि इतनी फोर्सेस नहीं चाहिए। फिर वो फोर्सेस वापस आई हैं। अब आज जो मीटिंग होगी, मुझे तो यही अभी तक अंदेशा है कि वहाँ पे शायद फोर्सेस को बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके बाद अब वहाँ पे क्या होता है ये देखना है उस मीटिंग में। जी, आपने बोला कि
जहां पर भाजपा की सरकार होती है वहां पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि कोई हिंसा फैलती है या कहीं पर रेप होता है उनके राज्य में, वहां पर भाजपा जो है खामोश हो जाती है। और अगर भाजपा के राज्य में इस तरह का कोई भी अपराध सामने आता है तो वहां पर उनके लिए एक दूसरा है बचने का सहारा, अल्पसंख्यक समुदाय। उनको लेकर वो हमेशा उनको टारगेट करते रहते हैं। अगर उनके राज्य में कुछ इस तरह की घटना होती है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को ही घसीटा जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को घसीटा जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के जो चीज़ें सामने आती हैं उनमें आप देखिए कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये बोला महाराष्ट्र में कि भाई आप जो है मस्जिद के, आप जो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं वो कहते हैं कि मस्जिद के सामने डीजे बजाएंगे, मस्जिद के सामने हम डांस करेंगे, मस्जिद के सामने ये करेंगे, कब्रिस्तान को तोड़ देंगे। तो बीजेपी जब जहाँ पे फंसती है तो वहाँ पे अल्पसंख्यक को उठा देती है, जैसा कि हमने बहराइच में भी देखा। बहराइच में भी देखा, ठीक है। मुसलमानों का नाम लेकर के वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को सेव करना चाहती है। हिंदुओं को सेव करना इन द सेंस कि हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए खुद को सेव करती है वो, ना कि हिंदुओं को सेव ना करना। कि हिंदुओं को सेव करना। बीजेपी कहती है कि हम हिंदुत्व काम, हम उस पे काम करते हैं, हिंदुत्व पे, लेकिन उसी के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ये कहते हैं कि ये जिस राह पे जा रहे हैं मेरे लिए वो राह वो उस तरह नहीं जिस तरह से हमने सोचा था। तो अब यहाँ पे चीज़ें शुरू हो गई हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा यही कहती है, जिस तरह से आपने अभी बात की थी कि उन्होंने बोला वहाँ पे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में कि ये बांटने काटने की बात करते, उसी बीच जो है उन्होंने बोला था कल जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी बोला था कि बांटने वाले भी तुम ही हो, काटने वाले भी तुम ही हो। जी, जी, जी। इसी बीच अभी ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी इसके उस नारे पर कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ अडानी का उन्होंने पोस्टर दिखाया, अडानी और मोदी का, कि अगर हम एक हैं तो हम सेफ हैं। तो ये कहीं ना कहीं तंज कसने वाली चीज़ें हैं। और जिस तरह से आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो आज सारी पार्टियों के जितने भी नेता हैं वो सारे महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में वो अपने क्या बोलते हैं प्रचार को अंध करने, अच्छे अंध के लिए वहाँ पे मौजूद है। 2 दिन पहले यासिर एक फैसला आया था राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से कि जो भंगी चमार या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको ये कहने पर किसी भी तरह का कोई प्रतिशोध नहीं होगा। देखिए अब कल ही मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, किसी ने भेजा था मुझे कि आप ये जाति सूचक वर्ड्स नहीं है, शायद ऐसा बोला गया था। तो अब जिन जज साहब ने बोला था एसटी एक्ट के तहत इस पे मुकदमा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ना इंसान मजाक में बोल जाता है किसी को, लेकिन जब वही अगर दोनों पक्ष एक साथ आमने सामने है वहाँ पे बोला जाए, और इसका कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए इसका मिसयूज़ भी बहुत किया गया है। इसका मिसयूज़ इस वजह से किया गया है कि अगर किसी ने बोला है और उसने वो बात नहीं भी बोली है फिर भी उसको इस तरह से पेश किया जाता है। आपको याद होगा कि वहाँ पे क्या बोलते हैं गुजरात में इलेक्शन हो रहे थे, कांग्रेस के एक लीडर थे मणिशंकर अय्यर, उन्होंने एक वर्ड बोला था इंग्लिश में जिसके माने 2-3 निकलते हैं, लेकिन गुजरात इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी ने उस माने को निकाला कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी को नीच बोला है। ठीक है, अब नीच बोला है, इसकी वजह से कांग्रेस की सीटें भी कम आई, मणिशंकर अय्यर भी कहीं ना कहीं साइड हो गए उसके बाद, हालांकि पहले भी साइड थे लेकिन उसके बाद और साइड हो गए। तो इन वर्ड्स का लोग ना गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अब कोई इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, उसके 2-3 वर्ड्स निकल के आ रहे हैं तो वो उस वर्ड को पकड़ेंगे जिस वर्ड पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है पैदा। और जिस तरह आपने बोला कि उसने बोला है मतलब क्या बोलते हैं कोई प्रतिशोध नहीं होगा, ST-SC एक्ट के तहत मुकदमा नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। इसके लिए कई सारी मतलब क्या बोलते हैं वो गई शिकायतें गई हैं कि भाई ऐसा बोला भी नहीं गया है, लेकिन लोगों ने उस वर्ड को अपने आप यूज करवा के उसका वो ले लिया, तो इसका लोगों ने फायदा भी बहुत उठाया। शायद अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से आप मतलब हमने तो ये चीजें बहुत देखी हैं कि इसमें कुछ लोग जा कर के कोर्ट में FIR दर्ज कर देते हैं कि भाई हमें ऐसा वर्ड बोला गया और ये जाति उसमें आता है कि हमें भंगी बोल दिया, हमें ये बोल दिया, हमें वो बोल दिया। तो ये चीजें अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। अब जिस तरह से इस वक्त देश के हालात हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है किसी को। लेकिन ये फैसला जो कोर्ट ने दिया है यासिर, ये लेकिन निंदनीय है, क्योंकि इस तरह का फैसला अगर कोर्ट देता है तो इसका मतलब जो कोर्ट में जो
लोग जमा हैं वो भी इसी तरह की मेंटालिटी के हैं। नहीं, कोर्ट में जो लोग, अब आप ये देखें ना कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे भी मामले होंगे जो मामले उस तरह से हुए नहीं, जिस तरह मैंने बोला कि कोई ऐसे भी जा करके कुछ रिपोर्ट कर देता है। जी जी तो बिल्कुल। कोर्ट ने एक बैलेंस रखने के लिए कुछ किया होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा होगा तो चलो ठीक है, यही कर देते। कोर्ट को तो फैसला देना है ना, उन चीज़ों पे तो काम करना है ना जो चीज़ें अभी ज़्यादा फैली हुई हैं समाज में। जी जी जी। अब कोई अगर किसी को कुछ बोल देता है, वो उसको नागवार गुजरता है, उसके बाद वो जाके उसके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट कर देता है जिसमें वो एक्ट लग जाता है SC/ST वाला, तो वो तो लंबा चला गया ना फिर। उसने हालांकि वो चीजें बोली भी नहीं थी, तो कोर्ट क्या करेगा इसमें फिर? अब वो कितने भी सबूत पेश कर ले, कोर्ट तो कहेगा भाई हमारे पास जो रिपोर्ट है वो यही आई है। बिल्कुल। अब बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली सरकार के जो मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, और जो आपके भी नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी और अपने पद से। और इसी को स्वीकारते हुए जो मंत्री हैं CM हैं आतिशी, उन्होंने कहा है कि भाजपा इस तरह के षड्यंत्र करती है। जब भी कोई चुनाव आने वाले होते हैं तो वो इस तरह से लोगों को CBI और IT ED का डर दिखा के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है। देखिए, जिस तरह से कल कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है, तो कैलाश गहलोत ने आपकी केंद्र सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लेकर के बोला है कि भाई ये जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, ये आम आदमी पार्टी जो है ये केंद्र सरकार से लड़ती रहती है, और केंद्र सरकार से लड़ती रहती है तो इस वजह से ये लोगों का काम पूरा नहीं कर पा रहे, वक्त बर्बाद करते हैं। वहीं जिस तरह से बात हुई थी कि मतलब जो उन्होंने घर अपना CM हाउस जो है उसको जो कहीं ना कहीं वो कराया, नवीनीकरण जिसे बोलते हैं, वो जो कराया है, उस पर भी इन्होंने बात की है। अब इस चीज़ को बीजेपी ने पकड़ लिया है, इस चीज़ को बीजेपी ने पकड़ा, और बीजेपी का ये कहना है कि भाई जो गहलोत है, कैलाश गहलोत हैं, ये आम आदमी पार्टी की जो एक आम आदमी पार्टी को उन्होंने बोला भ्रष्ट पार्टी जो है, भ्रष्ट पार्टी में ये अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें शामिल नहीं होने देना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अभी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे अशोक जो क्या बोलते हैं, अशोक गहलोत नहीं जी, ये कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज 12 बजे के दिल्ली हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कल इन्होंने इस्तीफा दिया था। वहीं जब इन्होंने इस्तीफा दिया है तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी सारे बयान आए। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आए उनमें ये भी कहा गया है कि ये जो हैं क्या बोलते हैं, कैलाश गहलोत, ये बीजेपी के डर से या ED CBI की वजह से बीजेपी में गए। और वहीं कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है मतलब ED CBI की वजह से जेल जाने से बेहतर बीजेपी में जाना समझा है, क्योंकि इन पे भी कई सारे केसेस चल रहे थे, ये भी जांच के दायरे में थे। अब ये जब बीजेपी में चले जाएंगे तो शायद वो चीज़ें इनके लिए आसान हो जाए, इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शन के बीच में ये पार्टी छोड़ के गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तब से ये कुछ नाराज से नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीनियर हैं वहाँ के, और उस पार्टी में सीनियर इस तरह ये हैं गोपाल राय हैं जो पर्यावरण मंत्री हैं जी, वो लोग सेम है और मतलब एक क्या बोलते हैं बहुत पुराने समय से हैं। लेकिन अब इनको शायद यही दुख है कि हमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वहीं अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाई वो जो हैं क्या बोलते हैं, सिर्फ जो ED और CBI का डर है उसकी वजह से बीजेपी में गए। और जिस तरह से एक चीज़ चलाई जाती है अपोजिशन की तरफ से कि बीजेपी लाइक वॉशिंग मशीन, तो बीजेपी अब में गए हैं तो जाहिर है कि वहाँ से बिल्कुल साफ हो कहीं निकलेंगे बाहर। जी, जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो नेता होते हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जैसा कि कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी तो उस पर आम आदमी पार्टी वार पलटवार करने लगी कि इन्हें जो है ED और CBI का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और वहीं पर बात करें कि दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने बोला है कैलाश गहलोत ने कि दिल्ली का हाल बहुत ही बुरा हो रहा है और
आप केंद्र में वार पलटवार की जगह अगर वो काम करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, यमुना का हाल सभी लोग देख रहे हैं कि यमुना में किस तरह का हाल है, हालात बेहद बदतर हैं, वहाँ पर पानी की जगह झाग दिखाई देते हैं। वहीं पर आज दिल्ली की जो सीएम हैं उन्होंने इसको लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल बढ़ा है, बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। और उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल जी, मतलब फिर वही बात आती है कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं थी, उस वक्त जो ये जलती थी पराली, तो पंजाब और हरियाणा का नाम लिया जाता था कि हरियाणा और पंजाब की वजह से पराली जल रही है वहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रदूषण हो रहा है। लेकिन अब पंजाब में इनकी सरकार है, तो अब ये बोला जा रहा है कि पंजाब नहीं, अब जो और जो इलाके हैं वहाँ से अब कुछ नहीं मिला, तो ये बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो मतलब इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अब केंद्र सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, दिल्ली में आप बैठे हुए हैं और आप जो हैं कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल बारिश होती वो करवा सकते हैं ना, आप उसके लिए पहले मतलब क्या बोलते हैं पहले से इंतज़ाम करें। और फिर ये अरविंद केजरीवाल जो हैं ये बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि भाई हम जो है यमुना को साफ़ करेंगे। 2 इलेक्शन ये जीत गए हैं, अभी तक यमुना साफ़ नहीं हुई है। अब फिर उन्होंने बोला कि 2026 में यमुना साफ मिलेगी आपको, हम लोग साथ में बैठ कर डुबकी लगाएंगे। और ये चीज़ें कब से चली आ रही, तो दिल्ली की जनता एक ही चीज़ को सुनते सुनते कहीं ना कहीं बोर भी हो जाती है ना, कि भाई आप यही बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे तो ये करेंगे, हम जब आएंगे तो ये करेंगे। वहीं बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में आज से GRAP 4 को लागू कर दिया गया है। इससे कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, जिस तरह से मतलब जो क्या बोलते भारी ट्रक हैं वो नहीं आ सकते हैं, कोई भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां जो जिससे पॉल्यूशन फैल सकता है उन पर रोक लगा दी गई है। वहीं जो स्कूल पहले 5th तक ऑनलाइन थे, अब सिर्फ 10th 12th को छोड़ करके बाकी सारे जो क्या बोलते क्लासेस हैं उन सबको ऑनलाइन कर दिया गया है जी। तो दिल्ली के लोगों के लिए इस वक्त जो गैस चैम्बर वाला मसला है, जितने भी लोग हैं वो सब मास्क लगा के निकल रहे हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, उनकी आंखों में जलन पैदा हो रही है। तो दिल्ली में इस वक्त रहना, दिल्ली इस वक्त जाना कोई बहुत ही क्या बोलते हैं बड़ा अच्छा फैसला नहीं होगा। वो अगर आप कुछ लोग घूमने के पर्पज़ से जाते हैं दिल्ली में, इस वक्त जिस तरह से ठंड है और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो दिल्ली ना जाना ही बेहतर जी। तो दिल्ली में जिस तरह से अभी जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो अस्पताल हैं दिल्ली में वहाँ पर मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पर जो फेफड़ों से संबंधित जो समस्याएँ हैं वो सामने आ रही हैं और जो बाकी जो बच्चों में, हालांकि अभी बच्चों में उस तरह की समस्या नहीं आना चाहिए लेकिन वहाँ पर देखी जा रही है। और जिस तरह से दिल्ली में माहौल चल रहा है, लेकिन वहाँ पर नेता इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपना चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह से माहौल बना हुआ है, दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है, वहाँ पर सरकार को जनता का ख्याल रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। इन सारी चीज़ों को परे हटा देना चाहिए। उस वक्त जनता का ख्याल रखना चाहिए, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और बाकी चीज़ों को बाद में आप देख लेंगे। जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उस चीज़ को आप एक रणनीति लेकर चलिए। अगर जो रणनीति है वो आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको वोट देने में लोग कहीं नहीं चूकेंगे। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।